ब्लिज़र्ड सिटी में कुछ लोगों को साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट का सामना नहीं करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बड़ा म्यूटेशन का युग आने के बाद उनका रोल आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। ली लिंग आई और आराम से बोली, तुम जिस चीज की बात कर रहे थे वो कहाँ है? अच्छा वो यहाँ है। मैंने कहा था कि कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट करने के बाद मैं इसे पर्सनली तुम्हें दूंगा। वैली चंकिंग ने अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म की जेब से एक सिल्वर मेटल बॉक्स निकाला और ली लिंग को दिया। ली लिंग ने बॉक्स को क्यूरियोसिटी से देखा। क्या ये वही म्यूटेंट प्लांट है जिसके बारे में तुमने बताया था? वैली चंकिंग ने सर हिलाया। इसकी ग्रोथ एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये ज़ोंबी वायरस भी प्रोड्यूस कर सकता है जो होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ली लिंग ने अपनी आईब्रोज उठाई। ये इतना पावरफुल नहीं लगता। वैली चंकिंग थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। ये चीज तो लगभग पूरे हेवनली सी सिटी को वाइप आउट करने वाली थी, लेकिन ली लिंग के मुंह से ये कोई खास नहीं लग रहा था। लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं है, ये प्रोफेसर ली बहुत सारी अजीब चीजें पढ़ चुकी है और शायद देख भी चुकी है। ली लिंग ने ब्लड वाइन रियोम वाला बॉक्स रख दिया और बिना हेलो किए वापस चली गई। वैली चंकिंग को इसकी एटीट्यूड का आदत हो चुका था। ये व्यक्ति एरोगेंट नहीं है, बस उसे साइंटिफिक रिसर्च के अलावा किसी और चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उसने अपने कंधे हिलाए और घर की तरफ चल दिया। वैली चंकिंग के ऑफिस से निकलने के बाद जू जंग एक कुर्सी पर बैठ गया और उसका चेहरा बहुत सीरियस था। इस बार हेवनली सी सिटी का क्राइसिस उसने सोचा था उससे बहुत ज्यादा था। एक कैप्टन लेवल व्यक्ति की मौत दुनिया के एंड के बाद पहली बार हुई थी और अब दुनिया के एंड होने में सिर्फ आधा साल बचा है। चाहे ब्लिज़र्ड सिटी टैलेंटेड लोगों से भरी हो, ये इतनी भी बड़ी खपत को झेल नहीं सकती। उस वक्त एक विचार जो पहले ही उसके दिमाग में था फिर से उभर आया। जू जंग ने अपना हाथ क्रूज किए और खिड़की से बाहर बर्फ से ढकी ब्लिज़र्ड सिटी को देखा। उसने खुद से कहा, रिवर साउथ डोमेन के स्टेबिलिटी को सिर्फ ब्लिज़र्ड सिटी की शक्ति पर संभालना मुश्किल है। लगता है हमें अलग अलग जगह की शक्ति पर निर्भर करना पड़ेगा। उसने कम्युनिकेटर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेक्रेटरी लैन शिन को बुलाया। कमांडर, आप क्या चाहते हैं? शिन चंग ने पूछा। मेरे नाम पर तुरंत एक नोटिस जारी करो। टारगेट है रिवर साउथ डोमेन के सभी सर्टेन स्केल के फोर्सेस। उन्हें बताओ कि 10 दिन बाद मैं ब्लिज़र्ड सिटी में रिवर साउथ डोमेन के म्यूटेंट्स का मीटिंग रखूंगा। कृपया इंश्योर करो कि सब आए और पार्टिसिपेट करें। अगर कोई नहीं आता तो उसकी जरूरत नहीं है। स्नो वर्शिप कल्ट के साथ बैटल के बाद हेवनली सी सिटी पूरी सिटी में खामोशी छाई हुई थी। जैंगी कुछ समय से ऑब्जर्व कर रहा था, जो कि यांगमी है, जिसने आइस सोल का इस्तेमाल करके सुपर पावर्स को जगाया। जब युआन कोंगे मरी तब ये नहीं पता था कि उन म्यूटेंट्स पर क्या असर होगा जिन्होंने आइस सोल्स का इस्तेमाल किया था। जैंगी के पास अभी भी 2 आइस सोल्स हैं। ये 2 आइस सोल्स 2 म्यूटेंट्स क्रिएट कर सकती हैं। अगर यांगमी को युआन कोंगे के मरने से कोई बुरा असर नहीं हुआ तो वो इन 2 आइस सोल्स को जोकीर और बाकी लोगों को देने का सोच रहा है। आखिर में ऐसे वक्त में जिंदगी बचाने के लिए एक्स्ट्रा एबिलिटी होना बहुत मददगार साबित हो सकता है, अपने और टीम दोनों के लिए। इसीलिए जैंगी ने यांग शिनशिन, जोकीर और लू कैरन को अपने रूम में बुलाया और अपना मतलब सबसे समझदारी से समझाया। अब मुझे ये कंफर्म हो गया है, मेन सोल युआन कोंगे के मरने के बाद भी ये आइस सोल एक रोल प्ले कर सकता है। अब मेरे पास 2 आइस सोल्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप 3 हैं और सिर्फ 2 आइस सोल्स हैं। आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं किसी को भी दूसरे पर फेवरेटिज्म नहीं देना चाहता। तो इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आप लोग डिसाइड करो। यांग शिनशिन एक थिंक टैंक और टॉप हैकर है, यानी कि बहुत दिमाग वाली। लू कैरन एक मैकेनिकल इंजीनियर है और जोकीर एक डॉक्टर है, जो कि ऐसे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इन तीनों की उसके लिए बहुत वैल्यू है। जैंगी नहीं चाहता था कि कोई भी इग्नोर हो और उनके दिल में डिससैटिस्फैक्शन आए, इसीलिए उसने तीनों औरतों को डिसाइड करने दिया कि इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैंगी की बातें सुन के लू कैरन और जोकीर की आंखों में एक्साइटमेंट दिखाई दी। ऑफ कोर्स वो सुपर पावर हासिल करने और ज्यादा यूजफुल लोग बनने के लिए बेचैन है। आखिरकार म्यूटेंट्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज देखने के बाद ये कहना झूठ होगा कि वो जेलस नहीं है, लेकिन सिर्फ यांग शिनशिन ने शांत स्वभाव से कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, इस मौके का इन दोनों को ज्यादा जरूरत है। जैंगी और बाकी दो थोड़ा सरप्राइज्ड हुए। ये तो एक ट्रेजर है जो सब चाहते हैं एंड टाइम्स में, और यांग शिनशिन ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। यांग शिनशिन ने समझाया, मेरा दिमाग सबसे अच्छा सुपर पावर है, आप लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत है तो मैं इसे आपको दे देती हूँ।
जैंगी ने कुछ देर सोचा और फिर नॉड किया। उसने महसूस किया कि यांग शिनशिन बिल्कुल सही है। यांग शिनशिन का दिमाग उसकी सबसे अच्छी एबिलिटी है। वो कई सालों से पैरालिसिस में है और अपने दिमाग पर डिपेंड करने की आदत हो गई है, एक लॉजिस्टिक प्लेयर की तरह। उसे शायद अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बिल्कुल उल्टा जोकीर और लू कैरन की सुपर पावर्स के लिए ख्वाहिश उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तो यांग शिनशिन ने उन्हें ये मौका देने का उदारता दिखाया। लू कैरन ने यांग शिनशिन को देखा और पूछा, शिनशिन क्या तुमने इस पर अच्छे से सोच विचार किया है? यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। मैं इस पर काफी सोच चुकी हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सुपर पावर्स लो। उसकी आंखों में एक नरम नजर थी। ये देखकर लू कैरन और जोकीर ने अब कोई मजबूरी नहीं रखी। उन्होंने जैंगी के हाथ में वुडन बॉक्स को गर्म आंखों से देखा। जैंगी ने वुडन बॉक्स खोला और उनके सामने दो चांदनी के व्हाइट आई सोल से दिखाई दिए। आप सबको इसका इस्तेमाल करना आता है, बस इसे अपने आईब्रोज के बीच में रखना है। जैंगी ने उन दोनों को गहराई से देखते हुए कहा, ये उनके शरीर को किसी भी एबनॉर्मल चेंजेस से बचाने के लिए है जो उनके कंट्रोल से बाहर हो। लू कैरन और जोकीर ने एक्साइटेडली आई सोल्स उठाए। ये चीज ठंडी और नर्म थी और ऐसा महसूस होता था जैसे ये एक जीवित चीज हो। दोनों ने आई सोल्स को अपने आईब्रोज के बीच रखा और जल्द ही उनके दिमाग में ये मिल गया। जैंगी और यांग शिनशिन ने साइड में घबराहट और उम्मीद से इंतजार किया। दोनों का आई सोल के साथ फ्यूजन का प्रोसेस बहुत तेजी से हुआ। उनकी फिजिकल फिटनेस रिलेटिवली अच्छी थी, इसीलिए उन्हें शुरू में यांगमी की तरह ज्यादा असुविधा नहीं हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने जैंगी के बेड पर लेटे हुए अपने शरीर को इस अजनबी चीज को स्वीकार करने दिया। जैंगी पेशेंसली कुर्सी पर बैठा रहा, उनके शरीर के बदलाव का इंतजार करते हुए। 10 मिनट से ज्यादा वक्त बाद लू कैरन पहली थी जो नॉर्मल हुई। वो जोर से पसीना बहा रही थी और उसकी गर्दन, हाथ और चेस्ट पर छोटी छोटी बूंदें थी, जैसे उसने अभी 10 किलोमीटर का मैराथन खत्म किया हो। उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन जैंगी को महसूस हुआ कि उसकी आंखें चमक रही है, जैसे एक काला चमकता डायमंड। कैसा है ये? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जैंगी ने क्यूरियस होते हुए आगे बढ़कर पूछा। लू कैरन ने सांस लेने के लिए गैस्प किया और उसे बोलने में थोड़ा वक्त लगा। उसने जैंगी की तरफ एक अफर्मिंग नजर डाली और एक्साइटमेंट के साथ कहा, भाई जैंगी, मैं सफल रही। मैंने अपने सुपर पावर्स को अवेकन कर लिया है। जब किसी व्यक्ति को सुपर पावर्स मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर पर एक एक्स्ट्रा हाथ या उंगली उग गई हो। ये इतना अचानक होता है और सुपर पावर्स को समझना भी उतना ही आसान होता है जैसे वो अपने शरीर को समझते हैं और उन्हें अच्छे से पता होता है ये कैसे काम करता है। जैंगी और यांग शिनशिन की उम्मीद भरी नजरों के सामने लू कैरन ने अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन की। उसने टेबल से एक चम्मच उठाया और बिना किसी फिजिकल फोर्स के इस्तेमाल किए जल्दी से चम्मच को मोड़ दिया। मेरी एबिलिटी मेटल और मशीनरी से जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि मैं उस मेटल को कंट्रोल कर सकती हूँ जिसे मेरा शरीर छू रहा है। लू कैरन की आंखें चमक रही थी और उसने अपने फिस्ट को कस लिया। एक्साइटमेंट से कहा, ये बहुत अच्छा है। इस एबिलिटी से मैं फ्यूचर में बहुत पावरफुल वेपन्स बना सकती हूँ। जैंगी ने सीरियस होकर कहा, दूसरे शब्दों में तुम्हारी एबिलिटी मशीनरी से जुड़ी हुई है। क्या तुम वेपन्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती हो? लू कैरन बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है, बिल्कुल। उसने अपने हाथ में चम्मच को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इस एबिलिटी से मैं हर वेपन के हर डिटेल को परफेक्टली समझ सकती हूँ और उस वेपन को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एडजस्ट कर सकती हूँ। सिर्फ वेपन्स नहीं, सभी मैकेनिकल क्रिएशंस मेरे हाथों में सबसे बेस्ट रूप में बदल दिए जाएंगे। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारे मैकेनिक्स के काम से जुड़ी हुई है। मुझे सब गर्ल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करो, ठीक है? टास्क को कंप्लीट करना मत भूलना। लू कैरन ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर अनस्टॉपेबल एक्साइटमेंट दिखाई। वैसे बॉस, मेरी एबिलिटी का नाम दो। लू कैरन अचानक बोली। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुम्हारी एबिलिटी है, इसे तुम्हें खुद ही नाम देना चाहिए। लेकिन फिर लू कैरन ने जैंगी को सीरियसली देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी बॉस ने बचाई है और मेरी सुपर पावर्स भी बॉस ने दी है, तो मेरे सुपर पावर्स का नाम भी आपको ही देना होगा, बॉस। जैंगी ने समझा कि लू कैरन अपनी ग्रैटिट्यूड और लॉयलिटी व्यक्त करना चाहती है। उसने नोट किया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, चलो, तुम्हारी एबिलिटी मशीनरी को ऑपरेट करने की है, तो इसे डिवाइन मशीन कंट्रोल क्यों ना कहा जाए। लू कैरन को ये नाम बहुत पसंद आया। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बार बार कह रही थी, डिवाइन मशीन कंट्रोल, ये नाम तो बहुत अच्छा है। मैं फ्यूचर में भी एक सुपर पावर बनाऊंगी। जैंगी और यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए लू कैरन को देखा। दोनों ऑलरेडी सोच रहे थे कि लू कैरन के सुपर पावर्स कैसे मैक्सिमाइज किए जाए।
इस समय जोकीर भी नॉर्मल हुई, लेकिन उसने लू कैरन से ज्यादा पसीना बहा दिया, इसीलिए उसका पूरा शरीर गीला हो गया था और उसकी स्किन चमक रही थी। ये श्योर नहीं लगते हुए कि जो वो देख रहा है वो सच है या एक इल्यूजन, जैंगी को लग रहा था कि उसकी स्किन पहले से ज्यादा सफेद और नरम हो गई है और उसका असली अट्रैक्टिव बॉडी और भी ज्यादा चार्मिंग हो गया है। जो कि थोड़ी शर्माई जब जैंगी उसकी तरफ ऐसे देख रहा था। उसने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? जैंगी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बोला, तुम अच्छी लग रही हो, तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो। यांग शिनशिन और लू कैरन उनके पास बैठे थे और थोड़ा जेलस फील कर रहे थे। जो कि अपनी दो छोटी बहनों के सामने अपने प्यार को दिखाने में शर्मा रही थी। उसने अपनी पतली शक्ल से बैठे हुए कहा, क्या कैरन ने सक्सेस हासिल की? तुम्हारी एबिलिटी क्या है लू कैरन? लू कैरन ने अपनी एबिलिटी के बारे में खुल के समझाया। जोकीर मुस्कुराते हुए बोली, डिवाइन मशीन को कंट्रोल करने की एबिलिटी, ये बहुत ही यूजफुल एबिलिटी है और तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। फिर तुम्हारा एबिलिटी क्या है? लू कैरन ने क्यूरियोसिटी से पूछा। जोकीर ने शांति से समझाया, मेरी एबिलिटी मेडिकल स्किल से जुड़ी है। उसने अपने एबिलिटीज के बारे में सभी को बिना किसी झिझक के बताया। मेरी एबिलिटी मेरे सेल्स की एक्टिविटी को तेज कर सकती है और सेल्स को जल्दी रिपेयर और रीजनरेट करने में मदद कर सकती है। ये सिर्फ मैं खुद पर नहीं बल्कि दूसरों पर भी यूज कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद सबको आखिर समझ आ गया कि जोकीर की बॉडी इतनी परफेक्ट क्यों हो गई। यांग शिनशिन और लू कैरन सच में जेलस थी, क्योंकि ये एबिलिटी हर औरत की ख्वाहिश होती है। जब तक जोकीर चाहती वो अपनी बॉडी प्रोपोर्शंस को अपनी मर्जी से बदल सकती थी और एक असली डेविल फिगर बन सकती थी। दूसरा पहलू है मेरा हाथ। उसने अपने पतले और सफेद हाथ खींच कर दिखाए। ये एक सर्जन के हाथ थे, साफ सफेद और शांत। मेरे हाथ दूसरों की पैथोलॉजी को ठीक कर सकते हैं और ये स्कैपल की जगह भी सर्जरी करने में इस्तेमाल हो सकते हैं, जोकीर ने कहा और धीरे से यांग शिनशिन की तरफ चलने लगी। यांग शिनशिन ने हैरानी से देखा, सिस्टर जोकीर, तुम क्या करने वाली हो? जोकीर मुस्कुराते हुए बैठ गई। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या मैं तुम्हारे लेग्स को ठीक कर सकती हूँ। यांग शिनशिन अभी कुछ कहने ही वाली थी कि जोकीर ने अचानक अपने हाथ स्ट्रेच किए। सभी के नजरों के सामने उसके हाथ अचानक ट्रांसपेरेंट हो गए, फिर धीरे धीरे यांग शिनशिन के बॉडी में घुस गए। ये हाथ धीरे धीरे यांग शिनशिन के पीठ से लेकर उसके स्पाइनल कॉर्ड तक चली गई। यांग शिनशिन ने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब हो रहा है, पर वो फीलिंग दर्द नहीं दे रहा था। इसकी जगह उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कुछ साफ सफाई हो रही है। जल्दी ही जोकीर ने अपना हाथ यांग शिनशिन के स्पाइन से बाहर निकाला। साथ में एक बड़ा मास ऑफ रेड म्यूकस भी था। जोकीर ने अपने हाथों पर गंदगी साफ की। तब उसने यांग शिनशिन से कहा, शिनशिन, तुम कोशिश कर सकती हो खड़े होने की। यांग शिनशिन की आंखों में अचानक रोशनी आई। काफी सालों से पैरालिसिस के बाद उसके दिल में सबसे ज्यादा बड़ी इच्छा एक हेल्दी पेयर ऑफ लेग्स की थी, ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह चल सके। जैंगी ने बेचैनी से जोकीर को देखा और फिर यांग शिनशिन को और सोचा, क्या ये वो लेजेंडरी मेडिकल मिरेकल है? अगर जोकीर पैरालिसिस ठीक कर सकती है तो शायद ये कोई भी सर्जिकल इंजरी ऐसी नहीं होगी जो वो ठीक नहीं कर सकती। ये एबिलिटी वाकई में बहुत पावरफुल है। कैरन जल्दी से यांग शिनशिन के पास गई और एक्साइटेड होके उसे देखा। शिनशिन, कोशिश करो, ये कहते हुए उसने यांग शिनशिन का हाथ पकड़ा। यांग शिनशिन ने अपने लेग्स की तरफ नर्वसली देखा और फिर धीरे से ताकत लगाना शुरू किया। वो लेग्स जो कई सालों से महसूस नहीं हुई थी, वाकई में एक तरह की ताकत जनरेट करने लगी। इस वक्त उसने अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे व्हील चेयर से उठी। वो बहुत हैरान हो गई। मैं खड़ी हो सकती हूँ, और वो बहुत एक्साइटेड हो गई। मुझे महसूस हो रहा है, लड़की ने एक्सट्रीम सरप्राइज में चीख मारते हुए कहा। बिल्कुल पहले की हाई आईक्यू सिकली गर्ल का रूप भूल गई। लू कैरन की मदद से वो एक एक कदम आगे बढ़ने लगी और जल्द ही चलने में अडेप्ट हो गई। यांग शिनशिन की आंखों में आंसू आ गए और वो मुस्कुराते हुए रो गई। वो जल्दी से वहां गई और जोकीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब उसने अपने हाथ बढ़ाए, पर अचानक यांग शिनशिन ने जोकीर को क्रॉस किया और जैंगी के गले लग गई। भाई जैंगी, मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ, मैं अब एक नॉर्मल लड़की हूँ। जैंगी ने जोकीर को थोड़ा शर्माते हुए देखा और हंसी को रोकने की कोशिश की। बहुत अच्छे, अब से तुम अपने पैरों पे चल सकती हो। जब यांग शिनशिन की पैर ठीक हुई, वो इतनी खुश थी जैसे एक उड़ती हुई तितली। उसने पहली बार शेल्टर में हर जगह दौड़ लगाई और सबको ये अच्छी खबर दी कि उसकी लेग ठीक हो गई है। मोटे शू को भी, जिसे वो वीकेंड्स में पसंद नहीं करती थी, उसे भी। जब सबको पता चला कि यांग शिनशिन के पैर ठीक हो गए, सबने खुशी से उसे बधाई दी
खास तौर पे ये जानकर कि जो कीर और लू कैरन ने अपनी सुपर पावर्स अवेकन कर ली हैं। उनको ये देखकर और भी अच्छा लगा कि शेल्टर में और भी टैलेंट्स है। सिर्फ जो हाइमे अब भी एक आम इंसान थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी, अपनी पोजीशन जानती थी और उसके दिल में कोई शिकायत नहीं थी। वो एक स्मार्ट औरत थी और उसे सुपर पावर्स